हेलो। नीलम कहाँ गए बाकी लोग? हाँ। एक बार मैसेज कर दो, देखो कहाँ है। हेलो संदीप, आवाज आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें बच्चा। देखो, इसके बाद जो हमारा फिजियोलॉजी में है, जो अब हमारा है रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस पढ़ा चुके हैं। लेकिन उसमें फोटोसिंथेसिस, अभी पहले रिस्पायरेशन है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस है। तो हम फोटोसिंथेसिस में ना बच्चा, तुम लोग हम सीड और सॉरी उसके अंदर हम तुम लोग को क्या पढ़ाए थे, याद करने दो, रुको बताते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो हम बताए थे, हाँ। लेकिन पहले एकदम सीरियल वाइज से चल रहे, तो सीरियल वाइज से चलेंगे। रिस्पायरेशन खत्म करेंगे, रिस्पायरेशन के बाद फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बाद एंजाइम खत्म करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, बस ज्यादा नहीं बचा अब। रिस्पायरेशन पूरा बचा हुआ है, रिस्पायरेशन के बाद फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बाद एंजाइम बचा हुआ है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम एंड आईबीबीएस सिस्टम बचा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें क्या है ना, सेकेंड ईयर का तुम्हारा ये बेसिक जो है, ये जो सब सारा है, जब ये तुम्हारा तैयार रहेगा तो थर्ड ईयर में तुम्हारा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दोनों मिक्स सिलेबस होता है वहां पे। तो बहुत ध्यान से समझना, वैसा मत इसको इजी लाइटली मत लेना तुम लोग, ठीक है। तो रिस्पायरेशन को कवर करते हैं। रिस्पायरेशन में क्या होता है, अभी तुम लोग को पूछ दें, साले नहीं आई कि रिस्पायरेशन में क्या होता है, तो तुमको भी पता होगा, ग्लाइकोलिसिस का नाम सुना ही होगा, क्रेब्स साइकिल का नाम सुना ही होगा, ठीक है। क्रेब्स साइकिल हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया, एनारोबिक रिस्पायरेशन हो गया, एरोबिक रिस्पायरेशन हो गया, ईटीएस ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम क्या है। तो बेसिकली रिस्पायरेशन में बच्चा रिस्पायरेटरी कोटेंट क्या है, फिर ये सारे क्या, 3 से 4 टॉपिक रिस्पायरेशन में बेसिकली इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो रिस्पायरेशन को खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया था, लेकिन रिस्पायरेशन के बाद सिलेबस में फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस बचा हुआ थोड़ा बहुत है, तो बीटा ऑक्सीडेशन उसमें कवर करा देंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या था, C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, फोटो रिस्पायरेशन है। तो ये सब उसमें लगभग फोटोसिंथेसिस सब कवर हो चुका है। 1 से 2 टॉपिक बचा है, तो उसका नोट्स बना के हम उसको कवर करा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा है वो रिस्पायरेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पूरा बचा हुआ, तो ये कवर कराना है। तो आवाज आ रही है? एक बार पीडीएफ क्लियर है बोल दो, हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ। देखो बच्चा, रिस्पायरेशन की बात करते हैं। तो जो रिस्पायरेशन होता है, आज शांत हो जाओ। रिस्पायरेशन इज एन एनर्जी यील्डिंग कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्या होता है? रिस्पायरेशन इज एन एनर्जी यील्डिंग कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक फूड आर ब्रोकन इनटू, अरे बस पे पे करके तो दिमाग खराब कर, देखो तो।
देखो भाई, रिस्पायरेशन एक बेसिकली क्या होता है, तो रिस्पायरेशन बेसिकली हमारा जो होता है ना वो कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक फूड जो होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद देखो वो कैसे ब्रेकडाउन होगा। ध्यान देना, एक क्वेश्चन इसमें छोटे छोटे थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे एनारोबिक रिस्पायरेशन एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, तो उसके अंदर एक जो होता है जैसे एरोबिक रिस्पायरेशन हो गया तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, मतलब जब ऑक्सीजन रहेगा तभी एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। अगर एनारोबिक की बात करें तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो बेसिकली इसमें जो खाना जो फूड का जो ब्रेकडाउन हो रहा है ना, रिस्पायरेशन के डेफिनेशन में आप देखोगे जब फूड का जो ब्रेकडाउन होता है बच्चा, तो वो वहीं पे डिसाइड करता है कि क्या उसके अंदर जो ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है कि एब्सेंस में हो रहा है। तो ये बेसिकली रिस्पायरेशन के डेफिनेशन में ये बताना चाह रहा है कि रिस्पायरेशन इज एन एनर्जी यील्डिंग कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बताना चाह रहा है डेफिनेशन में कि जो रिस्पायरेशन होता है एक एनर्जी यील्डिंग मतलब क्या होता है, किसी को कोई भी चीज प्रोड्यूस होना, यील्ड होना, बनना। तो ये बता रहा है कि रिस्पायरेशन इज एन एनर्जी यील्डिंग कैटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब कि स्टेप बाय स्टेप। तो मतलब हमारा रिस्पायरेशन क्या है, एक एनर्जी यील्डिंग कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक फूड का जो ब्रेकडाउन होता है बच्चा, वो या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा या तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। समझ गए कि रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिस्पायरेशन। आप क्या बताओगे सर, रिस्पायरेशन एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक मतलब कि यील्डिंग मतलब प्रोड्यूस करता है स्टेप बाय स्टेप। तो रिस्पायरेशन हमारा एक एनर्जी यील्डिंग कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक फूड होता है वो ब्रेकडाउन होता है, या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा या तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। दोनों कंडीशन में हमारा ये प्रोसेस होगा। बोलो समझ में आया, से यस और नो। ठीक है साले। देखो बच्चा, तो यही रिस्पायरेशन का हमारा डेफिनेशन था कि कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक फूड का ब्रेकडाउन होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस में होगा। संदीप सुन नहीं रहा होगा या पक्का कहीं लॉग इन करके चला गया होगा। फिर बात करते हैं, जो हमारा ये रिस्पायरेशन होता है वो दो तरीके का होता है। जो सबसे पहला होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन के है तो ठीक गुड। तो एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है बच्चा। क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, वहीं एनारोबिक जो रिस्पायरेशन होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। फिर से ध्यान देना, एरोबिक रिस्पायरेशन एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप बताओगे कि सर एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, सही का ट्रिक मार दो, मतलब प्रेजेंस में होगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा, वो ऐसा रिस्पायरेशन मतलब बताओगे ऐसा रिस्पायरेशन जिसमें मतलब ऐसा प्रोसेस या जो भी रिस्पायरेशन जो होगा, जो रिस्पायरेशन अकर होने वाला रहेगा तो वो ऑक्सीजन उसमें नहीं रहेगा, उस तरह के रिस्पायरेशन को बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो हमने क्या बोला, रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक यील्डिंग प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिक फूड या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या तो एब्सेंस में हमारा ब्रोक डाउन होगा। फिर हमने जाना कि सर ये दो तरीके का होता है, एक एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, एक एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। फिर हम देखते हैं एक एक करके एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है। इसके अंदर हम देखो, अब तुमसे एक दिमाग में सवाल आएगा कि सर क्या एरोबिक रिस्पायरेशन में ही ग्लाइकोलिसिस होता है। देखो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हमने लिख दिया, नहीं बेटा। एक चीज ध्यान देना, जो ग्लाइकोलिसिस होता है ना एरोबिक रिस्पायरेशन में भी होता है, एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है। क्या होता है, एनारोबिक में भी होता है। लेकिन क्या डिफरेंस क्या होता है, एक में 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो एक में 32 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। बस यही डेफिनेशन है, ध्यान देना। जो ग्लाइकोलिसिस है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी होता है और एरोबिक रिस्पायरेशन में भी होता है, लेकिन बस एटीपी में डिफरेंस है, एक में 32 एटीपी बनता है, एक में 8 एटीपी बनता है। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब यही हम अधिकतर पढ़ा जाता है और यही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो सर और ये किसके कैसे होगा, तो तुम्हें भी पता कि सर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रिस्पायरेशन हमारा होगा। तो हमने बताया कि एरोबिक रिस्पायरेशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
with complete oxidation of food into the CO2 and water molecule। तो ये बता रहा है कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो वो CO2 के सॉरी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पे CO2 और वाटर मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन होता है, और जैसे ब्रेकडाउन होगा तो हमारा एनर्जी निकलेगा। इवोल्यूशन मतलब निकलना, मतलब आना, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का इवोल्यूशन हो जाएगा। ये बता रहा है कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ होने के बाद CO2 और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे एनर्जी का इवोल्यूशन होता है। ऐसे जैसे हमने क्या लिया, ग्लूकोज या C6H12O6 जब C6O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, 6CO2 एंड 6H2O मॉलिक्यूल और 673 किलो कैलोरी हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पहले रिस्पायरेशन देखा, कितने तरीके का होगा, तो एरोबिक होगा, दो तरीके का, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। फिर हमने क्या डिस्कस किया, एरोबिक एनारोबिक में क्या डिफरेंस है। एरोबिक में बताओगे सर जो ये रिस्पायरेशन होगा ऑक्सीजन जब प्रेजेंट रहेगा तो होगा, एनारोबिक जब होगा जब ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा तो एनारोबिक होगा। हमने सबसे पहले किसको उठाया, एकदम स्टेप स्टेप एकदम बेसिक से चलने, एकदम ऊपर लेवल तक चलने। एरोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किया एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, सर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन होगा और किसमें CO2 और वाटर का, और इसमें क्या होगा, इवोल्यूशन होगा एनर्जी का। हमने यहाँ पे ग्लूकोज और 6O2 ऑक्सीजन का हमने रिएक्शन भी लिख दिया। फिर आगे देखते हैं कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो कितने स्टेप में होता है। तो आप बताओगे सर सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है। ठीक है, पहले किस में होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन कितने स्टेप में होता है, तो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। कोई भी पूछेगा एरोबिक रिस्पायरेशन कितने स्टेप में, तो 2 स्टेप में, पहले ग्लाइकोलिसिस होगा फिर क्रेब्स साइकिल होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये अलग अलग पूछा जाता है एग्जाम में, ग्लाइकोलिसिस को एक्सप्लेन करो, क्रेब्स साइकिल को अलग एक्सप्लेन करो, 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल एक साथ को हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करने वाले, ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस करने वाले। हाँ, पायरुवेट में, क्रेब साइकिल में पायरुवेट से स्टार्ट होता है सालनी। और देखो क्या होता है ना, ध्यान दो, ग्लूकोज में क्या होता है ना, ग्लूकोज से हमारा पायरुवेट बनता है। ठीक है, ग्लूकोज से लास्ट में हमारा पायरुवेट बनता है। तो ये हमारे हो गया, ये तो यहाँ से यहाँ तक लेके हो गया क्या, ग्लाइकोलिसिस। लेकिन फिर पायरुवेट जो यहाँ से बचता है वहां से क्रेब साइकिल स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक क्रेब साइकिल स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रेब साइकिल। ठीक है, तो दोनों एक साथ होता है इसीलिए। अब ध्यान से समझना बच्चा, ग्लाइकोलिसिस होता क्या। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि सर ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है, ग्लाइकोलिसिस पहले होता क्या है, ये चीज दिमाग में आना चाहिए। तो आप बताओ कि सर जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो सबसे पहले कहाँ पे होता है, या तो साइटोप्लाज्म में बोलोगे, सेल के साइटोप्लाज्म में बोलोगे, या तो साइटोसोल बोलोगे, दोनों एक ही नाम है। तो कहीं कहीं एनसीईआरटी साइटोसोल लिखती है, और बड़े बुक में लिखोगे तो जैसे बुक जो वाली, सॉरी कौन सी, बैंगनी वाली जो बुक है हमारे यहाँ, क्या नाम था, हमने तुम लोग को बताया था, हम खुद ही भूल गए, सेकंड ईयर वाली, वहां पे साइटोप्लाज्म लिखा है। तो दोनों नाम का जिक्र किया गया। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे अकर होगा, तो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब इसमें देखते हैं जो ग्लाइकोलिसिस था, बेसिकली जो इट इज अ वेरियस स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस वर ट्रेस्ड, मतलब कि बताया किसके द्वारा गया था, तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इम्बेडन मेयर ऑफ, क्या थे साइंटिस्ट से, क्या नाम था, इम्बेडन मेयर ऑफ। इसको एक और नाम से जाना जाता है, ग्लाइकोलिसिस बोलो, या इम्बेडेड मेयर ऑफ साइकिल बोला जाता है, या इसको ईएमपी पाथवे बोला जाता है। एग्जाम में तीनों नाम से अगर आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, तो आप समझ लेना हमें ग्लाइकोलिसिस को एक्सप्लेन करना है। कौन कौन सा नाम रहेगा, या तो ग्लाइकोलिसिस, या इम्बेडेड मेयर ऑफ, या ईएमपी पाथवे, तीनों का एक ही आंसर होगा, ध्यान देना। एग्जाम में अगर कहीं भी आ जाता है, एमसीक्यू में कहीं भी टिक मारने के लिए जाता है, तो ग्लाइकोलिसिस, ये एम्बेडेड मेयर ऑफ साइकिल, ईएमपी पाथवे, तीनों का नाम, तीनों एक ही नाम है। ओके, तो हमने क्या बोला कि इसको जो जर्मन साइंटिस्ट ने नाम दिया था, इनके नाम पे हमने एम्बेडेड मेयर ऑफ साइकिल बोल दिया गया।
सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे, इसको ईएमपी पाथवे बोला जाता है। सबसे पहले हमने ये बोला यहाँ कहाँ पे अकर होता है, तो आप बताओगे सर ये ग्लाइकोलिसिस हमारा साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल ऑफ द सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसेल में होता है। फिर आप बताओगे इसको जर्मन साइंटिस्ट इम्बेडेन मेयरहॉफ ने दिया था, इसीलिए इसको इम्बेडेन मेयरहॉफ साइकिल से भी जाना जाता है। फिर हमने बताया क्या कि इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। समझ गया? समझ गए बटवा? अब देखो, one molecule of glucose broke down into two molecule of pyruvic acid through which stepwise reaction under the specific enzyme। तो ये बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रोक डाउन होता है, और आप देखो कि जब यहाँ ग्लूकोज होता है वहां पे एक ही मॉलिक्यूल रहता है, और वो लास्ट में जब 12-10 स्टेप पता जब हो जाता है तो लास्ट में हमें दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का दो मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। पायरुविक एसिड का दो मॉलिक्यूल लास्ट में हमें अंतिम में देखने को मिलता है। तो यही बता रहा है कि एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहता है तो वो ब्रेक। अब देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा इधर दिखाएं पीछे से ग्लाइकोलिसिस को, देखो बच्चा एक ग्लूकोज देखिए यहाँ पे, एक ग्लूकोज है, लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, दो पायरुविक एसिड मिल रहा है ना। ये जब पूरा रिएक्शन हो जा रहा है, जब पूरा स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो हमें लास्ट में क्या देखने के लिए मिल रहा है, अब लास्ट में ये देखने के लिए मिलेगा कि सर एक ग्लूकोज का यूज करके आप यहाँ पे एक ग्लूकोज ग्लूकोज एक ही है और लास्ट में कितना मिल रहा है, 2 पायरुविक एसिड मिल रहा है। ठीक है, 2 पायरुविक एसिड मिल रहा है। तो यही हम बताना चाह रहे हैं वहां पे कि जो हमारा एक मॉलिक्यूल होता है, शांत हो जाओ भाई, तो हम यही बताना चाह रहे हैं बच्चा कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का होता है वो ब्रोक डाउन होता है और दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, और उसके अंदर ढेर सारे स्टेप वाइज रिएक्शन होते हैं। अब आगे देखो, हमने क्या जाना यहाँ पे कि सर साइटोसोल में होता है, साइंटिस्ट कौन थे, दूसरा दूसरा नाम क्या है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ से अंत होता है, तो आपने बताया कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से टूटना चालू होता है और फॉर्मेशन कर देता है पायरुविक एसिड का। अब देखो ये जो प्रोसेस होता है इसको ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए होता है, और स्टार्टिंग में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, ध्यान देना बच्चा। दिस प्रोसेस डजेंट रिक्वायर ऑक्सीजन टू स्टार्ट द ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ओके, लेकिन जब बीच में आप देखोगे ऑक्सीजन इसमें बनते हुए दिखाई देता है, लेकिन बीच में हमें जरूरत पड़ती है। तो स्टार्टिंग में हमने कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी इस लाइफ साइकिल इसमें, मतलब सॉरी स्टेप ग्लाइकोलिसिस के स्टेप रिएक्शन में, लेकिन अंदर आपको देखोगे कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके अंदर देखने को मिलते हैं। सेम इन एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रिस्पिरेशन, दोनों रिस्पिरेशन में ये देखने को मिलता है। This process does not require oxygen, but in same in aerobic as well as anaerobic respiration में ऑक्सीजन देखने को मिलता है बीच में। एंड फिर इसके बाद देखो प्रोसेस कैसे होता है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। द प्रोसेस एज फॉलोज, ग्लाइकोलिसिस में टोटल 8 एटीपी, मतलब टोटल 8 एटीपी बनता है। तो ये एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है सवाल कि ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी बनता है। नीलम, संदीप, शालिनी, बच्चा देखो 8 एटीपी बनता है, और इस लाइफ साइकिल को चलाने से, सर जी बार बार मेरा कट जा रहा है, सब लोगों में कट रहा है कि सिर्फ शालिनी में कट रहा है? अब सब लोगों में कट रहा है कि तुम खाली शालिनी में कट रहा है? मेरा सही है, ठीक है। संदीप, नीलम, बच्चा देखो, कोई एग्जाम में पूछेगा कि ग्लाइकोलिसिस जब खत्म हो जाती है तो उसमें कितना एटीपी बनता है, तो आप बताना सर 8 एटीपी बनता है। देखो 8 एटीपी तो बनता है, लेकिन इस साइकिल में पता है क्या होता है, ये 2 एटीपी लेके 8 एटीपी बनाता है। कहने का मतलब क्या है कि 2 एटीपी जो होगा, 2 एटीपी लेके 8 एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। 2 एटीपी लेके 8 एटीपी में फॉर्मेशन हो जाता है, ये ध्यान दें। कोई भी एग्जामिनर में पूछा जाता है कि कितना एटीपी ये कंज्यूम करता है या लेता है, तो आप बताओगे 2 एटीपी लेता है। 2 एटीपी लेके कितना एटीपी बनाता है, तो आप बताओगे सर 8 एटीपी लेके 8 एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। और हम स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनारोबिक में 32 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये बता चुके हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या बताया बच्चा आप लोगों को कि सर ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। 8 एटीपी, टोटल कितने एटीपी का, 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें जो एटीपी कैसे बनते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल एटीपी रिएक्शन नंबर 7 में मिलता है
और 2 मॉलिक्यूल एटीपी कहाँ बनता है? 10वें रिएक्शन में बनता है, और 4 एटीपी NADH से और 2 पायरुवेट में बनता है। देखो 7 और 10 याद रखे रहना, 7 और 10 याद रखे रहना। मेरे कहने का मतलब है कि वो बताना ये चाह रहा है कि किस किस लोकेशन पे एटीपी बनता है। देखो 7 वाले लोकेशन पे 7 पे एटीपी 2 एटीपी बन रहा है, फिर 10 पे 2 एटीपी बन रहा है, ठीक है। देखो 10 पे 2 एटीपी बन रहा है, ठीक है, 10 पे 2 एटीपी बन रहा है। तो यहाँ पे अगर दिया जाए, देखो बच्चा, यहाँ पे दिया जाए ध्यान, और यहाँ पे ध्यान दिया जाए दूसरे रिएक्शन में और पहले रिएक्शन में, तो आप देखो एटीपी ऐसे दे रहे हो, तो ये ऐसे बना हुआ है, तो एडीपी बन रहा है। तीर का निशान देखो स्टार्टिंग में, यहाँ पे 1 के पास एटीपी से एडीपी बन रहा है। तो आप ये जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे, दो जगह पे 2 एटीपी दे रहे हो। क्या दे रहे हो आप? 2 एटीपी आप दे रहे हो। एक बार फिर से मिटा के आपको समझा रहे हैं। संदीप हो ना क्लास में? देखो बच्चा, देखो ये 4 रिएक्शन अलग होते हैं, ये 4 रिएक्शन अलग होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। ये ऊपर के 4 रिएक्शन को प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, नीचे के 6 रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? पे ऑफ फेज होते हैं। पे ऑफ मतलब कि तुम अगर ये सपोज दैट ये नीलम है, नीलम ने हमें क्या कर दिया? 200 रुपए दिया, तो 200 रुपए दिया तो हम ये फैक्ट्री खोले हैं, इस फैक्ट्री से हम क्या कर दिए? 200 रुपए दिया तो हम उसको 600 रुपए, मतलब कि 6 रुपए हम उसको अपने फैक्ट्री में से बना के दे दिए, ठीक है। पे ऑफ कर दिया। पे ऑफ मतलब क्या कर दिया? हमने नीलम को पे ऑफ कर दिया या संदीप को पे ऑफ कर दिया। तो यही होता है, ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है। देखो स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे देखो कैसे बना हुआ है? एटीपी ऐसे बना हुआ है, एटीपी, और तीर की निशान का मुखौटा यहाँ पे एडीपी लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या कि हम एटीपी दे रहे हैं, एटीपी हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप देखोगे रिएक्शन नंबर 1 के पास एक एटीपी दे रहे हो, और एक रिएक्शन नंबर 2 और 3 के बीच में एटीपी दे रहे हो। आप दे रहे हो ना, तो 2 एटीपी दे के बाकी ये नीचे वाले में कितना एटीपी बना रहे हो? तो आप कहोगे सर इसमें यहाँ पे 2 एटीपी बन रहा है रिएक्शन नंबर 7 पे, और रिएक्शन नंबर 10 पे एटीपी बन रहा है, तो ये टोटल मिलकर कितना हो गया? 4 एटीपी हो गया। और सर क्या बन रहा है सर? फिर उसके बाद कहोगे सर NADH का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 NADH प्लस H प्लस आयन का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, तो 2 NADH इस किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और हमें क्या मिल रहा है लास्ट में? 2 पायरुविक एसिड 2 एटीपी बना रहा है, तो टोटल 8 एटीपी का फॉर्मेशन कर दे रहा है। नहीं जी, मजाक कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं। पूरा पागल है। चलो ठीक है बाबू, देखो पहले एटीपी कैसे बन रहा है ये तो देख लो, कितना बन रहा है। देखो हम यहाँ पे बच्चा 2 दे रहे हैं रिएक्शन नंबर 1 के पास, और रिएक्शन नंबर के पास 2 एटीपी दे रहे हैं। 2 एटीपी दे रहे हैं, तो हमें 8 निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? यहाँ से पे ऑफ फेज में कैसे निकल रहा है? तो आप देखोगे, देखो रिएक्शन नंबर 7 के पास से 2 निकल रहा है, और रिएक्शन नंबर 10 के पास से 2 एटीपी निकल रहा है ना। तो टोटल में 4 एटीपी निकल गए, 4 एटीपी निकल गए टोटल। देखो ये एटीपी दिखता है, कुछ एटीपी तुम्हें नहीं दिखता है। जैसे में कुछ एटीपी कैसे नहीं दिख रहा है, ये ध्यान दो। जैसे 4 एटीपी हमें मिल गया, 4 एटीपी मिल गया बच्चा। और देखो जो NADH है, ये NADH 2 NADH है, तो 2 NADH 2 एटीपी निकालता है, तो 2 NADH 2 एटीपी निकाल दिया, 4 2 6 हो गया। और 2 पायरुविक एसिड 2 एटीपी निकालता है, 2 पायरुविक एसिड 2 एटीपी निकालता है। टोटल हमारे पास कितना हो गया? 4 2 6 2 8 हो गया। तो 6 एटीपी हमें यहाँ पे सॉरी 8 एटीपी हमें क्या हुआ? देखने को मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हम क्या करें? एक ऐसी मशीन बनाए जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। उसमें जो पहले 4 रिएक्शन हो रहा है, उस बताओगे कि हम ऐसा मशीन बनाया जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें हम पहले 4 रिएक्शन में क्या कर रहे हैं कि सर उसमें हम 2 एटीपी दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो हमें इस फैक्ट्री से या इस बैंक से 4 एटीपी लास्ट में जो हमें बन के मिल रहा है, ठीक है। तो आप नेट टोटल निकालोगे तो कहोगे सर 8 माइनस 2, कहोगे ना सर कि हम 2 दे रहे हैं और 8 लास्ट में निकल रहा है, तो 8 में से 2 निकाल देंगे तो 6 का फायदा हो रहा है हमारे पास। तो हमें टोटल नेट गेन जो एटीपी मिलेगा वो 6 मिलेगा, नेट गेन एटीपी जो मिलेगा वो 6 मिलेगा। तो हम बेसिकली ये तुम्हें याद कराना था कि कितना निकलता है, क्योंकि ये वन वर्ड में पूछे जा जाते हैं, मेडिकल के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पिछली बार पूछा था कि नेट गेन एटीपी कितनी मिलती है ग्लाइकोलिसिस से, आधा लोग गलत मार के चले आए थे। देखो बच्चा, तो ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या बताया सर? 8 एटीपी बनता है। तो देखो 2 एटीपी कहाँ बनता? तो रिएक्शन नंबर 7 में 2 एटीपी बन रहा था, 2 मॉलिक्यूल एटीपी का हमें रिएक्शन नंबर 10 में मिल रहा था,
और 4 जो एटीपी जो मिल रहे थे वो 2 मॉलिक्यूल NADH से और 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट से देखने के लिए मिल रहे थे। आई होप ये लाइन समझ में आया, बोलो एक्सप्लेन करें फिर से। अब लोग बोलो एक बार। क्या शालिनी, संदीप, संदीप, शालिनी, पता लोगे ना कितना एटीपी बन रहा है, कितना यूज हो रहा है। देखो बच्चा, वही चीज मेन मेन पॉइंट यही है। देखो टोटल एटीपी ग्लाइकोलिसिस में 8 बन रहा है, ठीक है। लेकिन देखो वहां पे हमने बताया था कि किस किस लोकेशन पे बन रहे थे, लेकिन अब तुम दे रहे हो कंज्यूम, मतलब जो तुम दे रहे हो 2 एटीपी, वो कहाँ कहाँ पे दे रहे हो। तो एक एटीपी तुम कहाँ पे दे रहे हो, तो रिएक्शन नंबर 1 में दे रहे हो, और एक एटीपी तुम कहाँ दे रहे हो, तो रिएक्शन नंबर 3 में दे रहे हो। दे रहे हो ना, हमने बाकायदे लिख के बताया कि कहाँ कहाँ हम दे रहे हैं। तो एक देखो, एक एटीपी तुम रिएक्शन नंबर 1 में दे रहे हो, यहाँ पे एक एटीपी दे रहे हो, और रिएक्शन नंबर 2 3 मतलब कि 3 पे हम एक एटीपी यहाँ पे दे रहे हैं। तो टोटल हम 2 एटीपी दे रहे हैं, 8 एटीपी इस बैंक से हम निकाल रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस नामक बैंक से। तो हमने क्या देखा, वो हम लोकेशन बताना चाह रहे हैं कि क्या चीज है। तो ये चीज लिखोगे तो आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अच्छा होगा सर। एटीपी से फॉस्फेट निकलने पे तो एडीपी, हाँ हाँ वही चीज है, एडीपी बनता है, वही आगे ग्लाइकोलिसिस को प्रोसीड कराता है और ढेर सारे में मल्टीपल में कन्वर्ट करता है, जिसमें 8 एटीपी। ठीक है, आपने ये देखा कि सर टोटल 2 एटीपी कंज्यूम हो रहा है, मतलब हम दे रहे हैं 2 एटीपी दे रहे हैं इस पूरे ग्लाइकोलिसिस में। तो नेट गेन हम निकाल रहे हैं, तो कितना हो गया 8 माइनस 2। सर जो टोटल लास्ट में हमारा 8 बन रहा है और स्टार्टिंग में हम जो 2 दे रहे हैं, तो टोटल माइनस करेंगे तो 6 बचा। फेज में होता है तो बताओगे सर ग्लाइकोलिसिस 2 फेज में अगर होता है, एक प्रिपरेटरी फेज, तो पहले का जो 4 रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, और बाकी जो 5 से 6 तक के रिएक्शन होते हैं उसको पे ऑफ फेज बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं, तो प्रिपरेटरी फेज में तुम दे रहे हो, तो प्रिपेयर करा रहे हो, तो 2 एटीपी तुम इसके अंदर दे रहे हो, और हमें पे ऑफ फेज से हमें क्या मिल रहा है, टोटल 6 सॉरी टोटल 8 एटीपी हमें यहां से मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको वो, तो प्रिपरेटरी फेज, देखो कोलिसिस का पूरे साइकिल को समझाते हैं यहाँ पे। साइकिल है, बस बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। देखो देखो बच्चा, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा जूम करके इसको शिफ्ट कर लें। देखो बच्चा, देखो एक्चुअली में ग्लाइकोलिसिस किससे स्टार्ट होता है, ग्लूकोज, तुम्हें भी पता है, और खत्म कहाँ पे होता है, पायरुविक एसिड पे खत्म होता है। शेयर मार्केट की तरह फंक्शन है इसका, हाँ बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह है। 2 दे दो, 8 निकाल लो। नीलम, 2 एटीपी दे दो, लास्ट में 8 निकाल लो। बैंक की तरह, एकदम से बैंक की तरह नहीं, शेयर मार्केट की तरह है। सालिनी ने सही बोला कि 2 कम दे दो, ज्यादा निकालो, ऐसा कुछ है। हाँ, देखो बच्चा क्या होता है सबसे पहले, अभी कहाँ कहाँ पे एटीपी है, कौन कौन सा एंजाइम है, ये हम नहीं बताएंगे, पहले ध्यान दो। हमारा क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज टूटता किसमें, तो बना देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बना दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लिया। फिर आगे चलता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो बताओगे ग्लूकोज हमेशा किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रुक्टोज में ना। तो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेता है, 6 फॉस्फेट बना लेता है। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रुक्टोज 1,6 बना लेता है, मतलब 1 आ गया तो 20 जोड़ दोगे तो 1,20 फॉस्फेट, एक नाम से चलेगा। तो ये हमारा जो स्टार्टिंग का जो ये बना, इसको हम कौन सा बोलते हैं, तो आप बताओगे, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बच्चा, हम क्या बोलते हैं, अब क्या बताओगे, बोलोगे कि इसको सर हम जो बोलते हैं वो प्रिपरेटरी फेज होता है। यही 4 रिएक्शन क्या हमारा बना, सर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा क्या बना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रुक्टोज बना, क्या बन गया, 20 फॉस्फेट बन गया। गुरु एंजाइम वगैरह कुछ काम करता है, अरे हाँ, नहीं कहीं के किताब में नहीं लिखा रहता है।
तुम अगर ये याद कर लो ना, और लगाते हैं तो रिएक्शन नंबर के पास एटीपी लगा देते हैं, तो एंजाइम लिखने की नहीं जरूरत है, पूरा नंबर मिलेगा। एंजाइम पूछा भी नहीं जाता तुमसे। हाँ परेशान हो रहा है। ठीक है साल मत होना, एंजाइम को काट देना, मत लिखना। मैं बोल रहा हूँ मत लिखना। ये किसी को लिख नहीं पाते कुछ लोग, क्योंकि समझ नहीं आता। मुझे तो पूरा याद है, इसमें इसका एक भी एक एक स्टेप याद हो गया। एंजाइम नहीं लगा हुआ, देखो यहां से ध्यान दो, थोड़ा सा जूम करते हैं। देखो जो ये एंजाइम है, नहीं याद करना, तुम क्यों लोड ले रहे हो। हेक्सोकाइनेज, फिर फोस्फो हेक्सो आइसोमर, ये सब नहीं याद करना, कोई दिक्कत नहीं, मत याद करो उसको, भुला जाओगे। आवाज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है आवाज, आवाज नहीं आ रहा है क्या। हेलो। साल नीलम नहीं याद करना बच्चा, इसमें बस खाली बता रहा हूँ क्या क्या याद करना। देखो ग्लूकोज हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट, जिसमें 1 2 3 लिखे है ना, 1 2 3 लिखे बस वही याद करना। फिर फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट से यहाँ से 1 लगा दो तो हो जाएगा बिस फॉस्फेट, तो या डाई हो जाएगा, तो बोल दो डाई फॉस्फेट या बिस फॉस्फेट बोल दो। तो हमारा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज में, फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट में किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज वन कामा बिस। ये चार एक साथ याद कर लोगे, क्योंकि ये हमारा होता है प्रिपरेटरी फेज, जिसमें 2 एटीपी देते हैं। बाकी यहां से क्या करोगे, 5 आप याद कर लोगे। क्या करोगे, 5। कहां से, तो देखो बेसिकली जो हमारा ये 1 डाई फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड बना है, तो बोल सकते हो ये हमारा फ्रुक्टोज सिक्स डाई फॉस्फेट या बिस फॉस्फेट था, वो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसरल। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, जैसे 1 लगा दोगे तो डाई में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फ्रुक्टोज 1 डाई हो गया, जो 1 लगा दिए थे, तो यही से जैसे यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1 3 डाई फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। फिर आगे चल के डाइफॉस्फोग्लिसरल डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ही नाम से सब, थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। ग्लिसरल डिहाइड से ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। फिर 1 3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में ये डाई हट जाता आगे से, फिर से वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से वो 3 से अब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ये हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। फिर फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से 2 पायरुविक एसिड में। सिंपल सा है, एक नाम में छोटा छोटा घटाते जाओ, ये याद हो जाएगा ये। ठीक है, इसको एक बार तुम लोग खुद से करना, कल हम सुनेंगे। साल नहीं है, क्योंकि तो एंजाइम मत लिखना, जो जो घेरा लगाए बच्चा नीलम सालनी, बस ये और जहां जहां पे एटीपी लगा है ये बनाओगे। हाँ याद कर लेना तुम लोग, हाँ इसको समझा भी तो नहीं सकते, बस ऐसे सीरियल वाइज में बता सकते हैं क्या आता है। याद करना तुम लोगों का काम है, हाँ याद कर लेना तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, मुंह दर्द करने लगा। ठीक है, बस जो स्टार्टिंग का जो था वो मेन पॉइंट ज्यादा जरूरी था जाने के लिए। हाँ, हमको नया ना याद आएगा, तुमको ना बहुत मारेंगे भाई, डीजे बजाओ, रैली में जाओ, यही काम करो। याद तुमको सबसे पहले याद करना है, डीजे बजाएगा। मैम से तो बड़ा सवाल पूछते हो, बता रही थी कल हमको। चलो ठीक है, हाँ, याद कर लेना संदीप, बहुत काम की चीजें। बायो वाले स्टूडेंट अगर क्रेब साइकिल ग्लाइकोलिसिस नहीं जाने तो क्या जाने। जो चीज जानना था तुम्हें हम बता दिए, कितना एटीपी बनता है, कितना कंज्यूम होता है, कितना नेट गेन होता है, कहाँ पे होता है कहाँ पे नहीं होता है। ये तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन ग्लाइकोलिसिस साइकिल भी याद होना बहुत जरूरी है। बायो वालों को अगर ये साइकिल नहीं याद हुई ना, तो फिर कुछ नहीं याद हुआ, समझ लो। तुम लोग याद कर लेना, साल में तुम लोग याद कर लेना, और ये इतना लिख के कॉपी में मुझे रात तक सेंड करो। मैं किसी का चेक नहीं कर रहा हूँ, कोई पता नहीं लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा।
तो पीडीएफ हम शेयर कर दिए लड़कियों वाले ग्रुप में, और संदीप तुम लड़कियों वाले ग्रुप को छोड़ दियो, वहां हम भेज देते हैं सबसे सर अभी तक आसान हम भेज देते हैं सर आसान अभी तक तरीके से हम समझा दें। हाँ लिख बोलो। नहीं पाए हैं सर। अगर कोई लिखा हो तो भेज दीजिएगा हमारे पास, हम लिख लें। क्या है कि हमारे पास ठीक कंटिन्यू ठीक, तरीके साले से में है भेज देंगे, नहीं साले सारे में पेज। मिलन छाया में किसी से बोल देंगे, भेज देंगे वो लोग, ठीक है। ठीक प्लांट फिजियोलॉजी का एक, ठीक हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना, जहाँ साले ने जहाँ जहाँ नहीं बचा होगा, तुम लोग का नहीं बचा होगा बोल देना, फिर से अब ढूंढेंगे, निकालेंगे, क्या करेंगे। जिसका मैक्सिमम कंप्लीट है वो बताएगा हमें, फिर उसको जहां जहां स्किप होगा वहां दे देंगे, फिर एक लोग बना के फिर फॉरवर्ड कर देना, बाकी फोटो कॉपी निकाल लेंगे, अब क्या करेंगे। लिख लो तो लिखते रहते तो ज्यादा बेटर रहता, ठीक है। ठीक ठीक।